मस्तम का मैंने ट्रेलर बनाया था मैंने, हाँ उसमें ज़रार का जो ज़रा नहीं सॉरी वो तीफा, हाँ वो थी इसकी कंसल्टेंसी, स्क्रिप्ट में भी की थी, ट्रेलर भी था उसका और उसकी एडिटिंग में भी था। शान है, अली जफर है, अली जफर की पुल है। देखिए बात क्या होती है कि आपके नाम पे लोग आके टिकट ले रहे हो। कैन यू एग्री कि अली जफर फवाद खान पाकिस्तान की इंडस्ट्री के फिल्म स्टार है? मतलब मंसूर थे सबसे बड़ी बात तो शोएब मंसूर तो मतलब वो वन ऑफ द बिगेस्ट हैं हमारे इधर सिनेमा के। हाँ तो इवन टीवी में बड़ा बड़ा काम किया हुआ है शोएब मंसूर। अच्छा, आप इधर बंदे का काम है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उनको वो चीजें प्रोवाइड करना जिसकी उनको जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बदले में सिर्फ एक चीज कि उसको ना बीवी के अंदर वो एहसास चाहिए, दोस्तों से कुछ नहीं छुपा, वो आपकी इज्जत की चादर ऐसे खींचते हैं और जहां देखिए जिस तरह उम्र बढ़ती जाएगी ना, ये तो बड़ी आम सी बात होगी, बड़ी मीम्स भी बनती हैं उस पे कि वो 60 साल के जो है 50 साल के लोग अब दोस्त आपस में बैठे होते हैं, वो 10 साल वाले उसी तरह हंस रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त समर हमदानी और फिर से हम आपकी खिदमत में पेश आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं। हमेशा की तरह मैं शो लाइव किया करता था, मैं पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान में इतने लाइव करने का मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फिर आपको हम गाहे बगाहे तो ये दिखाते रहेंगे और आप भी कुछ सीखते रहेंगे और हम भी आपसे सीखते रहेंगे। लेकिन मेरा पर्पस ये था कि मैं ऐसा कुछ टॉपिक या ऐसे कोई मामला आपसे डिस्कस करूं जो ना सिर्फ आपकी नुमाइंदगी कर सकें, आपको गाइड कर सकें, आपको अच्छे रास्ते पे भी लगाएं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई ऐसा बंदा बुलाऊं जो कोई ऐसी बात ना करे कि हम अपने मुद्दे से हट जाएं और आप गलत डायरेक्शन पे चले जाएं। तो सेफ हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल हो और सबसे ज्यादा जरूरी, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो शख्स रिलायबल हो मेरी नजर में भी। तो वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। उनका इंट्रोडक्शन ये है कि फिल्म मेकर हैं, बहुत मशहूर एक ड्रामा कॉलेज जीन्स आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें अली जफर साहब का जो है वो डेब्यू हुआ, उनको मुतारिफ उन्होंने कराया स्क्रीन के ऊपर। वो उनके जो है वो राइटर डायरेक्टर भी रहे। फिर आप बड़ी बड़ी फिल्म्स के नाम लें, उनके वो कंसल्टेंट रहे, यानी कि जो फिल्म कोई बनाता है हमारे पाकिस्तान में उसमें बहुत सी फिल्में, मैं उनसे फिल्मों का खुद पूछूंगा, वो खुद मुझे बताएंगे भी। और बहुत सी फिल्में उनको वो कंसल्ट करते हैं, जैसे आप कोई बीमारी लेके मेरे पास आते हैं, मैं एज ए डॉक्टर आपको बताता हूँ कि आपका ये वाला जो है वो फीता खराब है और ये वाला फीता ठीक है। इसी तरह वो फिल्म की कंसल्टेंसी करते हैं कि कहाँ कौन सी चेंजेस होनी चाहिए, कहाँ जो है किस चीज की जरूरत है। उसके साथ साथ राइटर भी हैं, बहुत से आइडियाज पे काम किया इन्होंने। और रिसेंटली आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज देख रहे हैं, पोलियो सीरीज पाकिस्तान की, उसको डायरेक्ट जो है वो सैयद नीनी ही कर रहे हैं और साथ साथ कुछ इनके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और मैं अगर इनको अफोर्ड कर सका तो मैं कभी ना कभी कोई फिल्म या कुछ लिखूंगा तो इनसे जरूर डायरेक्ट कराऊंगा। आई होप ये मुझे डिस्काउंट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डिस्काउंट पे हंस रहे हैं। डिस्काउंट में नहीं, वो है बहुत सारी चीजों पे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा प्यार है। और इतना मैं वो नहीं हूँ मशहूर ये जितना आप लोग बता रहे हैं, लेकिन ये कि हाँ वो हमारे यहाँ फिल्में चूंकि कम बनती हैं इसलिए लोगों को ज्यादा पता नहीं होता और इसको स्क्रिप्ट डॉक्टर की वजह भी ये है कि फिल्म का बंदे भी कम। जी ये है, ये भी सबसे बड़ी वजह है। कुछ लोग कमर्शियल से एड्स बनाने वाले उन्होंने फिल्में बनाई लेकिन वो ज्यादा चली नहीं, और इवन टीवी वाले थोड़े बहुत कामयाब रहे। मुझे कुछ अभी रिसेंट फिल्मों का बताएं जिनको आपने कंसल्ट किया। जैसे कि एक फिल्म मुझे याद है, मस्तम थी गालिबन। मस्तम का मैंने ट्रेलर बनाया था मैंने, हाँ उसमें ज़रार का जो ज़रा नहीं सॉरी तीफा, हाँ वो थी इसकी कंसल्टेंसी, स्क्रिप्ट में भी की थी, ट्रेलर भी था उसका और उसकी एडिटिंग में भी था। मेनली तो वैसे ने किया था, लेकिन मेरी तो सिर्फ मेरा होता है कि कहाँ ठीक करना है। वो जिसको लोग इतना मानते नहीं, कहते हैं बस बात ठीक की है ना,
तो इसमें तो भाई वो मेन काम मसला हमारे ये, आपको मैं बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, एक इंडियन डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा, विपुल मेहता, गुजराती, उसकी जो जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इंडिया की है ना, उसकी गुजराती फिल्म है, उसका नाम गुजराती में, वो आज तक सिनेमा में चल रही है। तो वो हमेशा ये कहता है कि मुझसे ज्यादा, मैं राइटर हूँ डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा हमारे कुछ एक्सपर्ट होते हैं जिनसे हम फिल्म के, जब हम लिखते हैं उसके एंड में राय लेते हैं, और जब फिल्म बनती है उसके एंड में राय लेते हैं। वो कहता है उनका बड़ा किरदार होता है। वो क्योंकि इंडस्ट्री है ना, उनको ये बात समझ आ गई है। तो यहाँ पे अभी इंडस्ट्री नहीं है ना, इंडस्ट्री होने के लिए बहुत सारी फिल्में बनती रहेंगी तो इंडस्ट्री बनेगी ना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि हम फिल्म इंडस्ट्री जैसे कहते हैं, जैसे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है, और उसको याद है आपने, मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया भी था कि क्या इंडस्ट्री क्या रहेगी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, क्यों हमारी इंडस्ट्री आज तक प्रॉपर, हम कहते तो हैं फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, बट क्या वो वाकई इंडस्ट्री है? हाँ नहीं, देखिए इंडस्ट्री जब होती है ना तो उसमें आप बैंक से लोन ले सकते हैं अगर वो प्रॉपर इंडस्ट्री हो, ठीक है। हमारे यहाँ आप फिल्मों के ऊपर नहीं ले सकते लोन जो है, या इन्वेस्टमेंट उस तरह से आती है। फिर ये होता है कि उसको बनने के लिए जरूरी है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी यूनियन बनी हुई हो। एक्टर्स हैं, एक्स्ट्रास हैं, डायरेक्टर्स हैं, सिनेमाटोग्राफर्स हैं, कैमरामैन है, लाइटमैन है, क्रू है, इनकी अगर यूनियंस होंगी ना, फिर इसका मतलब है कि कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, क्योंकि वो सारा अंडर द लॉ आ जाएगी। अगर भाई किसी एक एक्टर के साथ ज्यादती हुई है या किसी एक टेक्नीशियन के साथ ज्यादती हुई है, एक्टर तो चले बड़ी चीज हो गई है, तो टेक्नीशियन अपनी यूनियन में जाएगा और कंप्लेन करेगा कि जी ये मेरे साथ इन प्रोड्यूसर ने जो है वो ज्यादती की है, तो यूनियन सबको कहेगी काम रोक दे, तो रुक जाएगा काम। एक छोटे से इलेक्ट्रिशियन तो उसके पास एक्टर था, मुझे याद है, मेरे स्टिल मैं काउंट करता हूँ तो पता नहीं कितने पैसे हैं, 8-9 लाख रुपए, जो मुझे याद है जी, अभी मुझे नहीं, जो नहीं याद है पता नहीं कितना है। और आप, मैंने तो सिर्फ 4-5 साल काम किया, आपने जितना किया अपने काफी बहुत मेरे, मैं तो बता भी नहीं रहा, जितना हमने लेने, हम इसी वजह से जन्नत में जी। हाँ तो वो इंडस्ट्री तब बनती है जब वो ये सब चीजें जुड़ जाती, और उसमें वो कैसे होती है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा था। फिर कंपटीशन सख्त हो जाता है, फिर आपको पता होता है कि यार अच्छा ये ऐसे नहीं कि कुछ चाय वाला भी उठ के राइटर बन गया है तो फलाना भी बन गया, जिसने ड्रामे बनाए तो वो भी हो गया, नहीं। फिर क्योंकि आपका फिल्म के अंदर देखें, फिल्म अल्टीमेट वो है आर्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि टीवी कमर्शियल तो खैर बिल्कुल ही वो अलग चीज है, वो तो एक बंदे जिसकी कंपनी होती है उसके लिए आप बनाते हैं, पर टीवी ड्रामे हो गए या म्यूजिक वीडियोस हो गए, वो आप फ्री में देख रहे हैं टीवी पे, आपने एक बटन दबाना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने बटन दबा दी। आपको घर से निकलना है, उसके टाइम पे आपको जाना है, पेट्रोल खर्च करेंगे, लाइन में खड़े होंगे, जेब से पैसे निकालेंगे, फिर आप उसके एक्टर का काम, उसके डीओपी का काम, उसके डायरेक्टर का काम, उसके राइटर का काम, उसके प्रोड्यूसर का काम आप पैसे दे के देख रहे हैं, मुफ्त में अवेलेबल नहीं है वो। इसीलिए दुनिया भर में जो सिनेमा का स्टार होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो चल सकता है ड्रामे में, ड्रामे वाला वहाँ गारंटी है। मुश्किल हमारे अनफॉर्चुनेटली है कि ड्रामे के हीरोज वहाँ हैं। हाँ, फिल्म का तो हमने आई थिंक शान के अलावा वी डोंट हैव, आप इसे एग्री करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से शान देखे हैं, बिल्कुल है उनका, वो जो है ट्राइड एंड टेस्टेड, तो पीछे हिस्ट्री है ना पूरी, हिट फिल्में दी हुई है, ऐसे हिट नहीं होता सिनेमा के ऊपर। शान है, अली जफर है, अली जफर की पुल है। देखिए बात क्या होती है कि आपके नाम पे लोग आके कैन यू एग्री कि अली जफर, फवाद खान पाकिस्तान की इंडस्ट्री के फिल्म स्टार है? मतलब मुझे इस पे थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है कि वो नहीं थे, वहां जाके बन गए, दैट्स अनदर स्टोरी। नहीं देखिए, वो होता है, वो फिर कहीं पे भी जाए तो वो बनेगा। उस वक्त यहाँ फिल्में नहीं बन रही थी, उसका क्या कसूर? अगर अली जफर ने वहां जाके हिट हुआ या फवाद खान वहां जाके हिट हुआ, हमजा अब्बासी चौथा, 4 लोग हैं मेरे हिसाब से, उनमें हमजा अब्बासी जो मतलब इस वक्त सबसे बड़ा है। फवाद खान से तो फिर आई कैन एग्री, बिकॉज़ नाउ अगर मैं पीछे जाता हूँ याद करूँ तो खुदा के लिए बिल्कुल, पर उसमें भी शान भी था ना, तो शोएब मंसूर थे सबसे बड़ी बात। तो शोएब मंसूर तो मतलब वो वन ऑफ द बिगेस्ट है हमारे इधर सिनेमा के। हाँ, तो इवन टीवी में बड़ा बड़ा काम किया हुआ है शोएब मंसूर। अच्छा, अब इधर से ही हम हमारा टॉपिक, तो हम फिल्म की तरफ लग गए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा मेरा भी पसंदीदा, आपका भी पसंदीदा, लोगों को भी पसंद आता ही है। बिल्कुल। अच्छा, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में आज कल जो में ड्रामास बहुत कम में नजर पड़ती है, लेकिन तलाकें बहुत ज्यादा दिखाई जाती है।
ड्रामा हमारा शुरू ही तलाक से होता है, खत्म भी तलाक पे होता है, अल्टीमेटली फिर वही होता है तलाक के बाद दोबारा सुलह होगी तो ड्रामा खत्म हो गया। तलाक का कल्चर बढ़ता जा रहा है। देखिए जो आप इसमें शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या वजह है कि इतना क्यों हो रहा है। बहुत से लोग इसको टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो या एक्सपोजर आ गया है लड़कियों में बहुत, और मैं इसको नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ बड़ी बेसिक सी चीज है जो हर दौर में, देखिए ना 100 साल पहले तो ये मोबाइल नहीं थे, बिल्कुल, बल्कि मोबाइल क्या, वो तो गाड़ियां भी, आप पीछे अगर चले जाएं 100 साल 1800 में, तो गाड़ियां भी हर किसी के पास नहीं होती थी। तो लाइफस्टाइल फर्क था, उस सब भी अमीर लोग थे, उस सब भी गरीब भी थे, मीडियोकर भी थे, बट उनकी लाइफस्टाइल फर्क था ना। 200 साल या 400 साल पीछे चले जाए तो और फर्क था। हम घरों में सो रहे हैं, बाहर सोते थे। 100 साल 150 साल पहले भी बाहर ही सोते थे, वैसे लोग छतों पे सोते थे। अब एसी वगैरह आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई है। अब यहां से आप 100 साल आगे जाएं तो ऐसा नहीं होगा, वो कुछ और होगा, उसमें चैलेंजेस। हाँ, लेकिन जो ये रिलेशन है ना, ये हमेशा रहेगा, ये नहीं बदला। इसीलिए दुनिया भर में ना लव स्टोरीज बहुत चलती है, क्योंकि हर बंदा रिलेट करता है उससे। अब इसके अंदर देखें, आपने समझना कि उसकी जो, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि बंदे का काम है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, उनको वो चीजें प्रोवाइड करना जिसकी उनको जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बदले में सिर्फ एक चीज कि उसको ना बीवी के अंदर वो एहसास चाहिए, ठीक है। अब वो एहसास ये कि यार इसने खाना खाया है, ये थका हुआ आया है, इसको मैंने वो करना है, या ये मैंने जाना है अभी शॉपिंग पे, तो मैं क्या इसको अभी ले जाऊं, लेकिन वो खुशी से जाता है। वो भी थका हुआ भी होगा ना, आप उससे कहेंगे, अगर आप उसका एहसास करते होंगे। तो ये एहसास एक ऐसी चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन ये पूरा सम अप करती है रिलेशनशिप को। इधर एहसास चाहिए। वो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आप तो पहले ऐसे थे, शादी से पहले तो ऐसे थे, अब तो आपको वो प्यार नहीं है। तो उनको ये समझना है कि प्यार जो है ना, वो शादी के बाद केयरिंग में चेंज होता है। वो जो केयरिंग है ना, वही प्यार है। आप उसको उस तरह ना ले, इसलिए क्योंकि इंसान इवॉल्व हो रहा है, आप भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहा है, और ये रिलेशनशिप भी ग्रो कर रहा है। तो उसको सब बेसिक सी चीज है कि उसने केयरिंग करनी है, इसने एहसास करना है। अगर बंदे के पास पैसे हों, यानी कि वो अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे रहा है, अफोर्ड कर रहा है और उनकी ख्याल रख रहा है, तो लड़की के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो उसका ख्याल उस तरह से रखे, एहसास उस ख्याल। देखें, एहसास ख्याल, ये बात आपने की। मैं रिसेंटली एक व्लॉग सेंट्रल के उसमें बैठा था स्टूडियो में, तो मैंने भी यही बात बोली कि खवातीन में एहसास कम हो गए। तो वहाँ बात काफी करते थे, लेकिन एंड में जब हमने खत्म किया तो मुझे यही हुआ कि यार मैं एक्सप्लेन मुझे करना चाहिए था कि एहसास एक्चुअली है क्या। देखिए ना, किस तरह डिफाइन करें? बड़ा सिंपल है कि मुझे ये हुआ कि यार बीवी है, वो ये कह रही है कि यार ये थका हुआ आया है, मैं इसको नहीं करती अभी, ठीक है, बाहर से कमा के आया है, जो भी काम करके आया है। उधर वो, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना, तो उधर बंदा सोच रहा होगा यार इसने जाना था, 2-3 दिन से जा नहीं रही है, तो मैं कुछ किसी बहाने से इससे करता हूँ। तो बहाने से कह के चलो, कहेगी नहीं मेरा आज वो नहीं है, नहीं चलो उठो। ये प्यार है, बड़ा सिंपल है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपने सिर्फ एहसास करना कि अच्छा यार इसको ये चीज पसंद है खाने की, तो मैं ये बना देती हूँ, ठीक है। अब आजकल लड़कियां भी बाहर काम कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबको काम करना चाहिए। अपनी मुश्किल हो गया ना इस महंगाई के दौर में, तो दोनों मिलके चल रहे हैं, कमाने वाले हों तो फिर जाके दो खा सकते। एक दूसरे का एहसास होना चाहिए कि यार आप लेके निकले, आपने कहा अच्छा आप कमाते हैं तो चलो यार मैं ना तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ। तो बीवी कहेगी यार मैंने ना इतनी महंगी चीज नहीं लेनी, हालांकि उसको पसंद आ रही है, आपको पता होगा कि इसको पसंद आ रही है, लेकिन आपसे लड़ेगी नहीं, मुझे वो ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। आपने कहा अच्छा ये ले लो, लेकिन आपने वो भी ले लिया, ठीक है। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे और आप फिर वो चीज ले लेंगे, तो उसके लिए बड़ी बात होगी। कोई बहुत है, जैसे एहसास करना है कि यार हाँ आपने क्रिकेट खेलने जाना है,
तो कोई बात नहीं, इससे क्रिकेट खेलने जाना है यार, इसकी भी लाइफ है। इसको ये एंजॉय करेगा, ये खुश होगा, मुझे खुशी होगी। इसी तरह वो भी सोचे। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मैं ये देखता हूँ कि जो दोस्त अहबाब हैं इनका बड़ा किरदार है सर। बहुत देखिए ना, दोस्तों से कुछ नहीं छुपा, वो आपकी इज्जत की चादर ऐसे खींचते हैं। और जहां देखिए जिस तरह उम्र बढ़ती जाएगी ना, ये तो बड़ी आम सी बात होगी, बड़ी मेम्स भी बनती है उस पे कि वो 60 साल के जो है, 50 साल के लोग अब दोस्त आपस में बैठे होते हैं, वो 10 साल वाले उसी तरह हंस रहे होते हैं। और एक लड़की बैठी होती बीच में, कह रही होती क्या कर रहे हैं, ये किन बातों पे इतना हंस रहे हैं। उसकी उनके पास पीछे हिस्ट्री है पूरी उस चीज की, क्या मेरे साथ ये हुआ। तो वो मोमेंट होता है कि जिसमें वो पूरी दुनिया से अलग होता है बंदा। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्त वो जो इतने साल आपके साथ रहे हों, जो सही दोस्त, क्योंकि 50 या 40 से ऊपर ना फिर वही बचते हैं जो आपके पक्के दोस्त होते हैं, फिर वो बिजनेस वाले नहीं होते। बिल्कुल। तो जो आपके शुरू में थे, वो जो आखिर तक चले आए, फिल्टर होके, जिनसे लड़ाइयां भी हुई, और वही तो वो बड़ा। आज के दौर में सोशल मीडिया का क्या रोल है इस रिलेशनशिप में? जो थिंक ये रोल प्ले कर रहा है? देखिए, सोशल मीडिया एक्सपोजर दे रहा है ना, आपको एक्सपोजर मिल रहा है, बड़ी बड़ी चीजों का पता चल रहा है। जहाँ अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें भी हैं, जहाँ बुरी चीजें हैं, वहां अच्छी चीजें भी हैं। तो वो और आपके एक्सेस हो गया है कि देखिए, बात हुई थी पहले जमाने में, जो हम अपने वालिदैन से सुनते थे कि जाते हुए वो खत डाल दिया टोकरी में, खत के जरिए हो रही है किताबत जो है, अब वो SMS है, मैसेजेस है, आसान हो गया है उनके लिए। तो ह्यूमन नेचर जो है ना, वो नहीं बदलती, वो वैसे ही। देखिए, इमोशन तो वही रहेगा, आप मोहब्बत कर रहे हैं तो मोहब्बत ही रहेगी, चाहे फोन आ गया या नहीं आया। मोहब्बत तो पहले भी होती थी, बातें कम होती थी। तो टेक्नोलॉजी से जरा सा एडवांस हो गया और चीजें तेज हो गई हैं, बस और कुछ नहीं। जो आप पहले 30 साल में सीखते थे, वो आप 18-19 साल में सीख रहे थे। अच्छा, मैं इसको हम समअप करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस रिलेशन में आपने बताया एहसास चाहिए, बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज कहते हैं तो हम उसको समटाइम कहते हैं मर्द की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की भी होती है, दोनों की। और एहसास भी दोनों में इक्वली डिवाइड होता है। बट यस, समहाउ कहीं ना कहीं एहसास औरत में अगर ज्यादा होगा तो बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द में ज्यादा होगी तो फिर एक्सीलेंट है। बर्दाश्त का क्या था? देखिए, बर्दाश्त है क्या इस रिलेशनशिप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने बता दिया बर्दाश्त की, बट इस रिलेशनशिप में बर्दाश्त क्या है, कुछ मुझे मिसालें भी दीजिएगा उसकी। देखिए, बर्दाश्त तो दोनों तरफ आना चाहिए ना। बहुत से लोग हैं वो गुस्सा होते हैं, गालम गलोच देते हैं, मारते भी हैं, वो ये फिर जहनी मसला है। कि आप औरत का हाथ उठाना तो बहुत, यानी आप बीमार होंगे जहनी तौर पे तो आप ये कर सकते, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दूसरा, औरत के अंदर भी होना चाहिए कि इतना आप नहज पे ना लेके जाएं। और जरूरी नहीं कि, मैं ये नहीं कह रहा कि हर औरत करती है तो उसको वो होता है। बंदों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है बर्दाश्त के। यार, आप बाहर से काम करके आए तो जो बाहर की फिक्र है वो घर में, क्योंकि उसको तो नहीं पता बेचारी को कि आप बाहर क्या खज्जल ख्वार हो गया है, उसकी अपनी एक दुनिया है, ठीक है। तो आपने उसमें जब एंटर होना है तो उसके साथ होना है, क्योंकि वो आपकी पार्टनर है। इसी तरह बर्दाश्त औरत को भी करना है कि यार अभी ये थका हुआ है और ये कह रहे हैं नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी नहीं करते, हम कल कर लेंगे, जो भी चीज है। तो आपने इस बर्दाश्त का ये है कि यार आप फिर ये कहेंगे यार इसमें कोई बेहतरी होगी जो भी नहीं हो रहा, आप इसको नेचर पे डाल दे, कुदरत पे डाल दे, तो आपके ब्लेम गेम ना करें और उसको टॉर्चर ना करें कोई भी किसी को कि तेरी वजह से हुआ है, तू ये करती थी, तू फलाना, तूने ये नहीं किया। यार कोई बात ही नहीं, हो गया, बर्दाश्त करें, क्योंकि आप उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आपके बच्चों की माँ है, आपको ख्याल रखती है पूरा दिन, मतलब वो मासी की तरह काम करती है, करवाती है। अमीर लोग भी जो है तो ये एक शिकायत बहुत आती है औरतों की, शादी से पहले तो यूं था, शादी के बाद ये क्यों हो गया कि औरत सब चीजें करेगी। यार कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, वो आप फिल करें, इसी तरह वो आपके फिल करेगी।
तो हाँ, लेकिन मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है फिल करने की, उसकी नहीं है। बर्दाश्त का एक लेवल ज्यादा है। आप हेड ऑफ द फैमिली है, जिसके पास पावर है ना उसका टेस्ट ज्यादा होता है, तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। भाई मैं आपको उड़ा दूं, मैं पुलिस में हूं या कोई भी, मैं पावरफुल हूं, मैं आपको एक गोली मारूं, कोई पूछेगा भी नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि नहीं यार, मैं इसकी बात सुनूं, उसका पॉइंट समझूं, फिर मैं बड़ा हूं। अदरवाइज तो मैं वैसे ही हूँ। वैसे वो तो हमारे यहाँ सारे शहजादे हैं और ज्यादा लगे। हाँ। जो आज का प्रेजेंट टाइम है, जिसमें स्पेशली जो हमारी बच्चियां जो हम देख रहे हैं, जो अब लॉट है 18, 20, 22, 24, 25, मैं भी 30 कॉलम्स लॉट से बाहर हो गया। ये जो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने अब जाके आगे फैमिली डेवलप करनी है, माशरा बनाना है, या हमारे कौम का मुस्तकबिल बनाना है, मेल बच्चे, बॉयज भी, गर्ल्स भी, इनको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये जो डाइवोर्स का रेशियो है, क्या ये कम होगा या बढ़ेगा? याद है, मैं गोराइट मेरा दोस्त है वहां कतर में, तो आयुष है, तो उसका ब्रेकअप हुआ था, हम बात कर रहे थे, तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा ये चीजें तब कम होंगी जब औरत को समझ आ जाएगा कि जो मेरे अंदर एक आइडिया है ना, वो सारी चीजें ये बंदा नहीं कर सकता। मैं वही बात कर रहा हूँ। राइट। और ये मर्द को भी समझ आ जाएगा जो मेरे अंदर आइडिया है औरत है ना, वो सारी चीजें बेचारी नहीं कर सकती, मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस पर। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने जहन में हर बंदा एक वो हूर और परी की शक्ल बनाता है और फिर वो हर उस पर ढूंढ रहा होता है, उसने मुख्तलिफ जगहों से उठाई होती है कि बॉडी ऐसी हो, ब्रेन ऐसा हो, ह्यूमर ऐसा हो, फिर ये हो मेरी घरवाली जो ना